दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा में मुख्य विषय के 90 प्रश्नों के अतिरिक्त सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, सामान्य विज्ञान, अंक गणित, आर्थिक घटनाएं और करेंट अफेयर्स से संबंधित प्रश्न होते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हम प्रस्तुत कर रहे हैं यूपीपीएससी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य सामान्य अध्ययन के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम सबसे पहले भूगोल से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। राजकीय डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य सामान्य अध्ययन के अंतर्गत भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। देखिए, पहला प्रश्न है दोस्तों आज की वीडियो का कि ज्वार भाटा किसे कहते हैं। ऑप्शन है आपके, देखिए, ज्वार जल का उठना, भाटा जल का तीव्र गति से उठना, ज्वार जल का उतरना या भाटा जल का स्थिर रहना। तो सही उत्तर है दोस्तों, ज्वार का मतलब होता है जल का उठना। यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण है, समुद्र के जल को ऊपर उठने को ज्वार और नीचे गिरने को भाटा कहते हैं। ज्वार भाटा समुद्र का नियमित उत्थान और पतन है, जिसके अंतर्गत समुद्र का जल नियमित रूप से दिन में 2 बार ऊपर उठता है और 2 बार नीचे उतरता है। तो दोस्तों ज्वार जो होता है जल का ऊपर उठना और भाटा जल का नीचे गिरना होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ज्वार भाटा किसकी आकर्षण शक्तियों के कारण आता है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण। सूर्य और चंद्रमा की जो आकर्षण शक्ति होती है उसके कारण सागरी जल का ऊपर उठकर आगे बढ़ना ज्वार और नीचे गिरकर सागर की ओर पीछे लौटने को भाटा कहते हैं। और आप जान लीजिए, ज्वार भाटा दोस्तों सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, दीर्घ ज्वार या बृहद ज्वार किसे कहते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। पृथ्वी और चंद्रमा के एक सीध में आने पर, पृथ्वी और सूर्य के एक सीध में आने पर, सूर्य पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के एक सीध में आने पर या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दीर्घ ज्वार या बृहद ज्वार दोस्तों तब होता है जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सीध में आ जाते हैं। पूर्णिमा और अमावस्या तिथियों को सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीध में आते हैं, तो सूर्य और चंद्रमा की सम्मिलित आकर्षण शक्ति का प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है और उस समय सबसे अधिक ऊंचे ज्वार आते हैं, जिनको दीर्घ ज्वार या बृहद ज्वार कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न या लघु ज्वार किसे कहते हैं। तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों, सूर्य पृथ्वी का आकर्षण बल विपरीत होने पर, सूर्य और पृथ्वी का आकर्षण बल विपरीत होने पर लघु ज्वार आता है। शुक्ल और कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी की तिथियों में जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के केंद्र पर समकोण बनाने वाली दिशाओं में होते हैं, तो सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं, जिसके कारण निम्न और लघु ज्वार आता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए, सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों, सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल विपरीत होने पर ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये कब होता है दोस्तों? लघु ज्वार की स्थिति शुक्ल और कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी तिथियों को होती है, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों दोस्तों सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के केंद्र पर समकोण बनाने वाली दिशा पर स्थित होते हैं, तो सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करने लगते हैं, जिसके कारण निम्न या लघु ज्वार आता है। अगला प्रश्न है, महासागरीय धाराएं कितने प्रकार की होती हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, महासागरीय धाराएं गर्म धाराएं होती हैं और ठंडी धाराएं। तो महासागरीय धाराएं 2 प्रकार की होती हैं, गर्म जल धाराएं और ठंडी जल धाराएं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, धाराओं की उत्पत्ति और उनकी गति को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। पृथ्वी का घूर्णन, गुरुत्वाकर्षण और विक्षेपक बल। तो सही उत्तर हो जाएगा, ये सभी दोस्तों धाराओं की उत्पत्ति और गति को प्रभावित करने वाले कारक हैं। देखिए, जो महासागरीय धाराएं होती हैं उनकी गति के लिए जो उत्तरदायी कारक होते हैं उनमें पृथ्वी का घूर्णन, गुरुत्वाकर्षण बल, विक्षेपक बल और महासागरीय कारक तथा महासागरों से हटकर उत्पन्न होने वाले कारक महत्वपूर्ण होते हैं।
अगला प्रश्न है दोस्तों, महासागरीय धाराओं में परिवर्तन या सुधार लाने वाले कारक कौन से हैं? ऑप्शन तट की दिशा और आकार, मौसम में परिवर्तन, महासागरीय तली की स्थलाकृति। तो सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, महासागरीय धाराओं में परिवर्तन या सुधार लाने वाले जो कारक हैं उनमें तट की दिशा और आकार, मौसम में परिवर्तन और महासागरीय तली की स्थलाकृति सभी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप जानते भी होंगे, गल्फ स्ट्रीम धारा कहाँ उत्पन्न होती है? मैक्सिको की खाड़ी, पूर्वी जापान, दक्षिणी चीन या पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया? दोस्तों देखिए, गल्फ स्ट्रीम अटलांटिक महासागर की प्रमुख गर्म जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम ऐसे याद रखिएगा, गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है और यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के मैक्सिको की खाड़ी से उत्पन्न होकर उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। गल्फ स्ट्रीम धारा मैक्सिको की खाड़ी में उत्पन्न होती है और यह एक गर्म जलधारा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यूरोप के बंदरगाह वर्ष भर किस कारण से खुले रहते हैं? तो उत्तर है उत्तरी अटलांटिक धारा के कारण। देखिए, उत्तरी अटलांटिक धारा यूरोप के पश्चिमी तट को सर्दियों में जमने नहीं देती है और यही कारण है कि यूरोप के सभी बड़े बंदरगाह वर्ष भर आयात निर्यात हेतु खुले रहते हैं। तो उत्तरी अटलांटिक धारा आपको बताना है कि ये गर्म जल धारा है या फिर ठंडी जल धारा है। बहुत आसानी से आप बता सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, लेब्राडोर धारा जो है वो कहाँ प्रवाहित होती है? देखिए, दक्षिणी ध्रुव सागर से, उत्तरी ध्रुव सागर से, बरखोनियास्क से या उत्तरी जापान सागर से? तो दोस्तों, लेब्राडोर धारा आप आसानी से इसको समझ सकते हैं, ये ठंडी जलधारा है और ये उत्तरी ध्रुव सागर से प्रवाहित होती है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। बैफिन की खाड़ी और डेविस जल डमरू मध्य से प्रारंभ होकर न्यू फाउंडलैंड तट से होती हुई ग्रांड बैंक के पूर्व से गुजरने के बाद 50 डिग्री पश्चिमी देशांतर के पूर्व गल्फ स्ट्रीम से मिल जाती है। तो लेब्राडोर धारा उत्तरी ध्रुव महासागर से उत्पन्न होती है और ये आगे चलकर गल्फ स्ट्रीम नामक गर्म जलधारा से मिल जाती है। अगला प्रश्न है कि किन धाराओं के मिलने से घना कोहरा पड़ता है? तो उत्तर है दोस्तों लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम। दोस्तों, जहाँ पर गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वहाँ पर घना कोहरा उत्पन्न होता है। देखिए, लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम, लेब्राडोर ठंडी जलधारा है और गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है। इनके मिलने के कारण घना कोहरा पड़ता है। अगला प्रश्न है, क्यूराइल जलधारा की प्रकृति कैसी है? यानी ये ठंडी जलधारा है या गर्म जलधारा? तो उत्तर है क्यूराइल ठंडी जलधारा है और इसके कारण आर्कटिक महासागर का ठंडा जल प्रशांत महासागर में लाया जाता है। तो महत्वपूर्ण है, क्यूराइल एक ठंडी जलधारा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जीवमंडल किसे कहते हैं? ऑप्शन देखिए, केवल स्थल मंडल में व्याप्त जीवित प्राणी, केवल वायुमंडल में व्याप्त जीवित प्राणी, केवल जल मंडल में व्याप्त जीवित प्राणी या स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल में जीवित प्राणी? तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों, जीवमंडल या बायोस्फीयर स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल में व्याप्त जीवित प्राणी होते हैं और पृथ्वी की ठोस परपटी स्थल मंडल कहलाती है, जबकि पृथ्वी के सतह के जलीय भाग को जल मंडल कहते हैं और पृथ्वी के आसपास जो एक वायु का जो आवरण है उसको वायुमंडल कहा जाता है। तो जीवमंडल में स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल में व्याप्त सभी जीवित प्राणी शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण की समग्रता से क्या तात्पर्य है? देखिए, केवल भूमि जल और वायु, केवल भूमि जल और जीव, केवल जल जीव और वायु, भूमि जल वायु एवं जीव? तो सही उत्तर है पर्यावरण की समग्रता से आशय भूमि जल वायु और जीव, ये सभी कारक जो है पर्यावरण की समग्रता के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जनसंख्या बंटन को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन से हैं? ऑप्शन देखिए, भौतिक अभिलक्षण, क्षेत्र की जलवायु, औद्योगिकरण या उपर्युक्त सभी? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, क्योंकि भौतिक अभिलक्षण, क्षेत्र की जलवायु, औद्योगिकरण, सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन जनसंख्या के बंटन को प्रभावित करते हैं।
अगला प्रश्न है दोस्तों, खानाबदोश जीवन जीने वाली प्रमुख जनजातियां कौन सी हैं? खानाबदोश का मतलब घुमक्कड़ जीवन जीवित जीने वाली। ऑप्शन देखिए, किर्गिज फुलानी मसाई, गद्दी बदोरी संथाल, किर्गिज गद्दी उरांव या मुंडा मसाई एस्किमो। तो सही उत्तर है किर्गिज फुलानी और मसाई जनजातियां ये खानाबदोश जीवन जीती हैं। दोस्तों किर्गिज मध्य एशिया में निवास करते हैं, फुलानी नाइजीरिया में, और अफ्रीका पूर्वी अफ्रीका के मसाई, इसके अलावा हिमालय पर्वत के गद्दी, सहारा के बेदोरियस, ऐसे कुछ जनजातियां हैं जो खानाबदोश जिंदगी बसर करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्राकृतिक प्रदेश से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए कि वह क्षेत्र जिसमें केवल जलवायु प्राकृतिक समरूपी हो, वह क्षेत्र जिसमें मृदाएं और वनस्पति प्राकृतिक समरूपी न हो, वह क्षेत्र जिसमें जलवायु मृदाएं और वनस्पति प्राकृतिक समरूपी हों, ए और बी दोनों। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वह क्षेत्र जिसमें जलवायु मृदाएं और वनस्पति प्राकृतिक समरूपी होती हैं दोस्तों, उसे प्राकृतिक प्रदेश कहा जाता है। और जलवायु के मुख्य प्रकारों का वितरण जो है विश्व को मुख्य प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित करने का आधार प्रदान करता है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए पूछा गया है कि विषुवतीय प्रदेश से अभिप्राय क्या है? तो देखिए वह प्रदेश जहाँ की जलवायु गर्म और आर्द्र होती है, सही है। वह प्रदेश जहाँ मौसम की असमानता कम से कम होती है, ये भी सही है। वह प्रदेश जहाँ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और लाल पीली मृदा पाई जाती है, उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर उपर्युक्त सभी हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों विषुवतीय क्षेत्र की जलवायु गर्म और आर्द्र होती है, इसमें मौसम की असमानता कम से कम होती है, और यहाँ पर लाल और पीले रंग वाली निक्षालित मृदा होती है जो कम उपजाऊ होती है। और विषुवतीय या भूमध्य रेखीय प्रदेशों में दोस्तों सदाबहार वन पाए जाते हैं, जिसमें कई किस्म के लंबे कठोर लकड़ी के वृक्ष होते हैं। अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय पूर्वी सीमांत क्षेत्र के क्या लक्षण हैं? ऑप्शन देखिए, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का पाया जाना, मानसूनी मौसम का पाया जाना, और अक्षांशीय विस्तार 30 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य होना। तो सही उत्तर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय पूर्वी सीमांत क्षेत्र के दोस्तों लक्षण 1 और 2 हो जाएंगे। इसमें उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं और मानसूनी मौसम पाया जाता है। अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय चरागाह क्षेत्र से क्या तात्पर्य है आपका? ऑप्शन देखिए, अति विषम जलवायु क्षेत्र, घास भूमि क्षेत्र, सामान्य वर्षा क्षेत्र या उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी ऑप्शन डी। देखिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की जलवायु अति विषम है और इसकी उष्णकटिबंधीय पट्टियों के आंतरिक भागों में सामान्य वर्षा होती है और यहाँ पर चारों ओर दूर दूर तक मोटी लंबी घास उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों की स्थिति क्या है आपको बताना है। ऑप्शन है, कुछ महाद्वीपों के पश्चिमी सीमांतों पर, सभी महाद्वीपों के पूर्वी सीमांतों पर, महाद्वीपों के व्यापारिक पवन पट्टियों वाले पश्चिमी सीमांतों पर, या फिर महाद्वीपों के व्यापारिक पवन पट्टियों वाले पूर्वी सीमांतों पर। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों उष्णकटिबंधीय मरुस्थल जो होते हैं ये महाद्वीपों के व्यापारिक पवन पट्टियों वाले पश्चिमी सीमांतों पर स्थिर हैं और यहाँ पर तापमान बहुत अधिक होता है, वर्षा बहुत कम होती है, जिसके कारण यहाँ पर रेतीली मृदा पाई जाती है और कांटेदार झाड़ियाँ उत्पन्न होती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशेषता क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा भूमध्य सागरीय क्षेत्र में महाद्वीपों के पश्चिमी सीमांतों पर उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों के ध्रुव पर स्थित क्षेत्र होते हैं। वर्षा बहुत कम अवधि के लिए होती है, गर्मियों में गर्म शुष्क और सर्दियों में ठंडा मौसम वाला क्षेत्र होता है, उपर्युक्त सभी विशेषताओं वाला क्षेत्र। तो देखिए ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। भूमध्य सागरीय क्षेत्र दोस्तों पश्चिमी सीमांतों पर उष्णकटिबंधीय मरुस्थल के ध्रुव पर स्थित हैं, जहाँ गर्मियों में गर्म शुष्क और सर्दियों में ठंडा मौसम होता है और वर्षा की अवधि सामान्यतः छोटी यानी बहुत कम होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मध्य अक्षांशीय मरुस्थल के प्रमुख लक्षण क्या हैं? ये देखिए एशिया और दक्षिण अमेरिका के भीतरी पठारों के मध्य स्थित हैं। इस क्षेत्र में तापमान चरम स्थितियों पर पहुंच जाता है, यहाँ पर अपर्याप्त वर्षा होती है और उपर्युक्त सभी।
तो सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। दोस्तों, मध्य अक्षांशीय मरुस्थल एशिया और दक्षिण अमेरिका में भीतरी पठारों और द्रोणियों के बीच स्थित है। ये चारों ओर से ऊंचे पर्वतों से घिरे हैं और इस क्षेत्र में तापमान चरम स्थितियों तक होता है और वर्षा बहुत ही कम होती है। अगला प्रश्न है, टैगा प्रदेश के मुख्य लक्षण क्या हैं, आपको बताना है। आपको बताना है दोस्तों, टैगा प्रदेश के मुख्य लक्षण क्या हैं। देखिए, यह एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका में टुंड्रा और मध्य अक्षांश घास स्थल के मध्य स्थित है। देखिए, इसके अलावा इस क्षेत्र में छोटी अवधि वाली ग्रीष्म ऋतु होती है और इस क्षेत्र में शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं। उपर्युक्त सभी। तो टैगा प्रदेश के मुख्य लक्षण दोस्तों देखिए, यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका में टुंड्रा और मध्य अक्षांश घास स्थल के बीच टैगा क्षेत्र एक व्यापक पट्टी के रूप में पाया जाता है। यहाँ पर छोटी अवधि वाली किंतु काफ़ी गर्म ग्रीष्म ऋतु होती है, लंबी अवधि वाली काफ़ी ठंडी शीत ऋतु होती है और वनों में नरम लकड़ी के शंकुधारी वृक्ष और सुई के आकार के पत्ते पाए जाते हैं और ये टैगा प्रदेश के प्रमुख लक्षण हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, ध्रुवीय प्रदेश की स्थिति क्या है। तो पृथ्वी के उत्तर वृत्त, उत्तर ध्रुवीय वृत्त और दक्षिण ध्रुवीय वृत्त के मध्य, पृथ्वी के उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के मध्य, या पृथ्वी के उत्तर ध्रुवीय वृत्त और उत्तर ध्रुव में और दक्षिणी ध्रुवीय वृत्त और दक्षिण ध्रुव के मध्य, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ध्रुवीय प्रदेश जो दोस्तों होता है हमारा पोलर एरिया या पोलर रीजन, ये पृथ्वी के उत्तर ध्रुवीय वृत्त और उत्तर ध्रुव में और दक्षिण ध्रुवीय वृत्त और दक्षिण ध्रुव के मध्य पाया जाने वाला क्षेत्र जो है, इसको ध्रुवीय प्रदेश कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, वनोन्मूलन का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, आपको बताना है। ऑप्शन है, बाढ़ में वृद्धि, मृदा अपरदन में वृद्धि, नहरों में गाद में वृद्धि या उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर है दोस्तों उपर्युक्त सभी, क्योंकि वनों के कटाव या वनों के उन्मूलन का पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। इससे मृदा अपरदन, बाढ़, सिंचित नहरों में गाद आदि भर जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पारिस्थितिक संतुलन जो है वो कैसे बनाए रखा जा सकता है, आपको बताना है। देखिए, मृदा अपरदन को नियंत्रित करके, वन उन्मूलन में वृद्धि करके, जनसंख्या में वृद्धि करके या उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर हो जाएगा पारिस्थितिकी संतुलन मृदा अपरदन नियंत्रित करके बनाया जा सकता है। मृदा अपरदन नियंत्रित करने के लिए आपको वन अधिक से अधिक वनारोपण करना पड़ेगा, संसाधनों का संरक्षण करना पड़ेगा। इसके अलावा जनसंख्या में वृद्धि को रोककर और वनों की संख्या में वनारोपण में वृद्धि करके आप पारिस्थितिक संतुलन बनाए रख सकते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से क्या सही है, आपको बताना है। देखिए, पर्यावरण के दो प्रमुख पहलू प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण होते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण का उदाहरण पौधे, जीव, जलवायु आदि हैं और सामाजिक पर्यावरण के अंतर्गत मानव द्वारा विकसित प्रत्येक वस्तु सम्मिलित है। इनमें से सही क्या है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है ऑप्शन 1, 2 और 3। ये तीनों कथन आपके सही हैं। हमारे पर्यावरण के दो प्रमुख पहलू हैं, एक तो प्राकृतिक पर्यावरण और सामाजिक पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण में पौधे, जानवर, पृथ्वी, आकाश, सूर्य, वृक्ष, वायु, जल, मौसम आदि आते हैं और सामाजिक पर्यावरण में मानव द्वारा निर्मित घर, परिवार, परंपराएं, रीति रिवाज, व्यवसाय, ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, धाराएं तटीय भाग को किस प्रकार प्रभावित करती हैं। तो ऑप्शन देखिए, गर्म धाराएं तट के आसपास के तापमान को बढ़ा देती हैं, ठंडी धाराएं तटीय तापमान में गिरावट लाती हैं, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। दोस्तों, जो महासागरीय धाराएं हैं इनका प्रभाव तटीय भागों पर बहुत अधिक होता है। गर्म धाराएं जहां तट के तापमान को बढ़ा देती हैं, वहीं ठंडी धाराएं तापमान में गिरावट लाती हैं। अगला प्रश्न है, महासागरीय गोलार्ध किसे कहा जाता है, आपको बताना है।
उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, कर्क रेखा के उत्तरी भाग या ध्रुवी को। तो महासागरीय गोलार्ध किसे कहा जाता है? देखिए दोस्तों, महासागरीय गोलार्ध जो है दक्षिणी गोलार्ध को कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में जल की अधिकता है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध को महासागरीय गोलार्ध कहा जाता है। याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। महासागरीय गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध को कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, केप हार्न किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया? तो सही उत्तर है केप हार्न दोस्तों दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर वर्तमान में कितने महाद्वीप हैं? 5, 6, 8 या 7? तो देखिए, सही उत्तर आपका होगा 7। अभी 7 महाद्वीप ही हैं, लेकिन एक 8वां महाद्वीप जिसको जीलैंडिया नाम दिया गया है दोस्तों, जीलैंडिया महाद्वीप जो है समुद्र के अंदर बहुत विस्तृत भाग है, पर्वतों से संबंधित, और ये बहुत बड़ा भूभाग है जो समुद्र के अंदर है, फैला हुआ है। इसको 8वें महाद्वीप के रूप में मान्यता दी गई है। 7 अन्य महाद्वीप हैं, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। इसके अलावा अभी हाल में दोस्तों जीलैंडिया को 8वां महाद्वीप घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, महाद्वीपों की औसत ऊंचाई कितनी है आपको बताना है। तो सही उत्तर है, महाद्वीपों की औसत ऊंचाई 840 मीटर लगभग है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो आप जानते हैं एशिया महाद्वीप दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है और ये पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा महाद्वीप सबसे छोटा है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है। अगला प्रश्न, कर्क रेखा किन किन महाद्वीपों से होकर गुजरती है? देखिए, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया या उपर्युक्त सभी? तो सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। दोस्तों, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। देखिए, 23.5 डिग्री उत्तरी रेखा जो है उत्तरी अमेरिका, एशिया और अफ्रीका तीनों महाद्वीपों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एशिया महाद्वीप के पश्चिमी भाग में स्थित यूराल पर्वत किस महाद्वीप के साथ सीमा बनाता है, यानी प्राकृतिक सीमा बनाता है? यूरोप, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया? तो सही उत्तर है यूरोप। दोस्तों, एशिया महाद्वीप के पश्चिमी भाग में जो यूराल पर्वत है ये यूरोप के साथ प्राकृतिक सीमा बनाता है और एक तरह से यूराल पर्वत जो है एशिया और यूरोप के बीच प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करता है। अगला प्रश्न है, यूरेशिया किसे कहा जाता है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, यूरोप और एशिया का जो भूभाग है, संयुक्त भूभाग है, उसको देखिए यूरोप और एशिया, तो यूरोप और एशिया के संयुक्त भूभाग को शामिल करके सम्मिलित रूप से यूरेशिया कहा जाता है। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंद महासागर एशिया महाद्वीप के किस भाग में स्थित है? तो सही उत्तर है, आप जानते हैं हिंद महासागर एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है और इसके ऊपर मतलब ठीक उत्तर में हिंद महासागर के भारत स्थित है। अगला प्रश्न है, एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के बीच कौन सीमा बनाते हैं? ऑप्शन है आपके देखिए, स्वेज नहर, लाल सागर, फारस की खाड़ी और ए और बी दोनों। तो सही उत्तर आपका ए और बी दोनों हो जाएगा। दोस्तों, एशिया महाद्वीप, एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के बीच स्वेज नहर और लाल सागर सीमा बनाते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा द्वीप एशिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सीमा साझा समझा जाता है? एशिया और ऑस्ट्रेलिया की। ऑप्शन है न्यू गिनी द्वीप, मारियाना द्वीप, जावा द्वीप या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है न्यू गिनी द्वीप। दोस्तों, न्यू गिनी द्वीप जो है याद रखिएगा एशिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बीच सीमा समझा जाता है। अगला प्रश्न है कि एशिया महाद्वीप को कितने प्रदेशों में बांटा गया है? 4, 3, 5 या 6? तो सही उत्तर है 5 प्रदेशों में। दक्षिण पश्चिम एशिया, दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया या पूर्वी एशिया और मध्य एशिया। ये एशिया महाद्वीप को 5 भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दक्षिण एशिया प्रदेश में भारत के अतिरिक्त कौन कौन से देश स्थित हैं?
ऑप्शन है नेपाल, श्रीलंका, भूटान और उपर्युक्त सभी। तो भारत के साथ दक्षिण एशिया में बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। उपर्युक्त सभी दक्षिण एशिया प्रदेश में शामिल हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, संसार की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किस महाद्वीप में स्थित है? तो बताने की आवश्यकता नहीं है, विकल्प बताने की आवश्यकता नहीं है, आप जानते हैं कि ये एशिया महाद्वीप में स्थित है और नेपाल और तिब्बत यानी नेपाल और तिब्बत की सीमा पर हिमालय में स्थित है और इसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संसार की छत, तिब्बत का पठार और दक्कन का पठार किस महाद्वीप में स्थित हैं? तो सही उत्तर है दोस्तों, ये एशिया महाद्वीप में स्थित हैं, क्योंकि संसार की छत जो है पामीर को कहा जाता है, जिसको तिब्बत का पठार कहते हैं। तो संसार की छत पामीर का पठार है। तिब्बत का पठार और दक्कन का पठार ये जो है एशिया महाद्वीप में स्थित हैं। अगला प्रश्न बहुत ही आसान सा है, किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? अगला प्रश्न है आपका। तो सही उत्तर है दोस्तों, एशिया महाद्वीप में जो है किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? ऑप्शन देख लेते हैं आपके, मानसूनी जलवायु, शुष्क जलवायु, शीत जलवायु या उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। एशिया महाद्वीप का विस्तार ध्रुवीय प्रदेश से लेकर विषुवत रेखा तक है, इसलिए यहाँ पर सभी प्रकार की जलवायु मानसूनी, शुष्क और शीत जलवायु पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व का न्यूनतम तापमान किस महाद्वीप में अंकित किया जाता है? तो उत्तर है एशिया महाद्वीप में। एशिया महाद्वीप में स्थित बरखोनियास्क जो कि ध्रुवों से बाहर और उच्चतम तापमान डेथ वैली कैलिफोर्निया जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है, यहाँ पर अंकित किया जाता है। तो न्यूनतम तापमान एशिया में और उच्चतम तापमान मृत घाटी कैलिफोर्निया में अंकित किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थल कहाँ पर अवस्थित है? ऑप्शन है आपके मासिनराम, अदन, जैकोबाबाद या चेरापूंजी। तो सही उत्तर है मासिनराम। ये भारत के मेघालय में स्थित मासिनराम जगह जो है ये दुनिया का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थल है। इसके पहले मेघालय का ही चेरापूंजी दोस्तों सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान घोषित था। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो अफ्रीका। एशिया के बाद अफ्रीका महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा बड़ा महाद्वीप है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिब्राल्टर जल संधि के द्वारा किस महाद्वीप को यूरोप से अलग किया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप को। देखिए, जिब्राल्टर जल संधि अफ्रीका महाद्वीप को यूरोप से अलग करती है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? आपको बताना है। तो आप जानते हैं अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में स्थित है दोस्तों सहारा मरुस्थल, और ये संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो ये देखिए, किलिमंजारो पर्वत चोटी जो है ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जिसकी ऊंचाई 5,895 मीटर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दुनिया की सबसे लंबी नील नदी किस महाद्वीप में प्रवाहित होती है? तो अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। तो कहाँ पर? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप में। और नील नदी को मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है, क्योंकि मरुस्थल में प्रवाहित होने वाली ये बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है, जिसके तटवर्ती क्षेत्रों को इससे बहुत अधिक लाभ होता है। अगला प्रश्न है, अफ्रीका महाद्वीप की कौन सी नदी 2 बार मकर रेखा को काटती है? ऑप्शन है लिम्पोपो, जायरे, जाम्बेजी या जार्डेन। तो सही उत्तर है लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप की ऐसी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। अगला प्रश्न है, देखिए, किस महाद्वीप में महान भ्रंश घाटी स्थित है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया। तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अफ्रीका महाद्वीप में दोस्तों ग्रेट रिफ्ट वैली स्थित है। अगला प्रश्न है, महान भ्रंश घाटी का विस्तार लगभग कितना है? देखिए, 4200 किलोमीटर, 4400 किलोमीटर, 4800 किलोमीटर या 5600 किलोमीटर।
तो सही उत्तर ऑप्शन सी 4800 किलोमीटर है महान भ्रंश घाटी का विस्तार। दोस्तों ये जॉर्डन नदी की घाटी लाल सागर के बेसिन होते हुए जाम्बेजी नदी तक लगभग 4800 किलोमीटर की लंबाई में महान भ्रंश घाटी का विस्तार पाया जाता है। अगला प्रश्न है अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन सी है। ऑप्शन देखिए विक्टोरिया झील, करीबा झील, मलावी झील या टाना झील। तो सही उत्तर ऑप्शन ए विक्टोरिया झील। दोस्तों अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया है जो युगांडा, कीनिया और तंजानिया देश की सीमा बनाती है। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न जो हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के कौन से प्रमुख देश हैं। देखिए कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको या उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, क्योंकि कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के प्रमुख देश हैं और ये बड़े देशों में शामिल हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर यानी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, जिसको राजकीय डिग्री कॉलेज कहा जाता है, राजकीय डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए जो सामान्य अध्ययन का पोर्शन है 30 प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं और सामान्य अध्ययन को तैयार करना बहुत ज़रूरी है। सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न और जो आपका मुख्य विषय होता है सब्जेक्ट, उसके 90 प्रश्न, कुल 120 प्रश्न पूछे जाते हैं। विषय तो आप अच्छे से तैयार करेंगे ही करेंगे, लेकिन जीएस को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं क्योंकि 30 प्रश्न आपके सिलेक्शन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसलिए हमने ये श्रृंखला शुरू किया है ताकि आप आगामी जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा मार्च में अभी 15 मार्च को प्रस्तावित है, उसके लिए आप सामान्य अध्ययन अच्छे से तैयार कर सकें। इसी के लिए ये प्रैक्टिस सेट हम प्रस्तुत कर रहे हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।